Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 10th class English worksheet number 76 dated 23rd of January 2021. यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट यानी कि 23 जनवरी की वर्कशीट नंबर 76 आई है, उसमें आपका फुटप्रिंट्स का एक चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो चैप्टर नंबर 6 है वो आया है करने को। तो चलिए लेट्स रीड द वर्कशीट, लेट्स सोल्व दिस वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। The Making of a Scientist is a story about the leading scientist Richard Albright। जो ये मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट यानी कि एक सेंटेंस कैसे बनता है या एक सेंटेंस का बनना एक कहानी है अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है, एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइट, जो एक अच्छे जाने माने क्या थे, वैज्ञानिक थे। He was curious child right from the beginning years of his life। और वो एक क्यूरियस बच्चे मतलब जिज्ञासु जो बच्चे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, ऐसे बच्चे थे अपनी जो लाइफ के शुरू से ही। तो लाइफ के शुरू के सालों से मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसका चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही वो जिज्ञासु बच्चे रहे। He had started collecting butterflies in his childhood। उन्होंने अपने बचपन में जो बटरफ्लाइज हैं उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड बाय द टाइम ही इज़ इन सेकेंड ग्रेड, और वो जब तक सेकेंड ग्रेड में थे, ही हैड हार्डली, सेकेंड ग्रेड मतलब सेकेंड क्लास में, दूसरी कक्षा में थे, ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द 25 स्पीसीज फाउंड इन द होम टाउन। उन्होंने जो उनके होम टाउन में मतलब उनका जो शहर था, उनका जो कस्बा था, उन्होंने उसमें पहले से ही 25 तरह की प्रजाति इकट्ठी कर ली थी। ये किस चीज़ की प्रजाति थी? ये प्रजाति थी आपकी बटरफ्लाइज की। आल्सो ही कलेक्टेड कोइंस, फॉसल्स एंड रॉक। और उन्होंने कोइंस भी इकट्ठे करे। कुछ बच्चों को होती है कलेक्टिंग हैबिट, तो इनको भी कलेक्टिंग हैबिट थी। इन्होंने वो तितलियों की प्रजातियाँ, कोइंस, फॉसल्स और रॉक्स जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनको भी इकट्ठा किया, फॉसिल, जीवाश्म वगैरह। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th। एक दिन उनकी मम्मी ने उन्हें एक किताब दी जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। मोनार्क 10 की यात्राएं, है ना। जो मोनार्क 10 ये किस चीज़ का नाम है? ये एक बटरफ्लाई का नाम है। तो उसका वृतांत यानी कि मोनार्क 10 की ज़िंदगी या कुछ भी इस तरीके की वो तितली के बारे में किताब थी। दिस बुक हैज़ बीन टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और ये जो किताब थी, इस किताब का मिलना या इस किताब को पढ़ना या ये किताब इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मतलब जब जीवन में एकदम से बदलाव आता है उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और उसी किताब के माध्यम के से या मतलब जब वो किताब मिली, जब उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और साइंस की दुनिया से अब वो परिचित हुए। ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर। उसने अनुभव किया अपना रियल साइंस, जो सही में साइंस क्या होता है, सही में विज्ञान क्या होता है, एक देश का विज्ञान क्या होता है, उसने ये एक्सपीरियंस कहाँ पे किया? जब उनके कंट्री साइंस फेयर यानी कि जब देश का विज्ञान का मेला लगा, जब उन्होंने अनुभव किया सच में साइंस क्या है, सच में विज्ञान क्या है। एंड मोर एवर, और उससे भी ज़्यादा, ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये समझ लिया या उनको ये समझ में आ गया, अगर तुम कुछ जीतना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मतलब ऑर्डिनरी होता है साधारण, लेकिन जो बिल्कुल असाधारण हो, जो दूसरा मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको समझिए। असाधारण का मतलब ये होता है। लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड, बाद में जब वो 8th ग्रेड यानी कि 8th क्लास में है,
अब देखिए बच्चों कितने छोटे, मतलब आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उससे भी 2 साल पहले की बात, मतलब उस टाइम क्या हुआ उनकी लाइफ में। ही सेलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कोज ऑफ वायरल सिकनेस। वो सेलेक्ट हुए, एक असाइनमेंट था, एक प्रोजेक्ट था, एक असाइनमेंट, उसमें ये पता लगाना था कि जो वायरल सिकनेस होती है, जो वायरल जो हो जाती है बीमारियां, उसको कैसे ढूंढा जाए, कैसे खोज निकाला जाए कि उसके कारण क्या है, जो वायरल बीमारी हो जाती है। किल्ड दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर्स। और ये जो वायरल बीमारी होती है कैट इनमें तितलियों में, वो मोनार्क जो कैटरपिलर्स होते हैं, आपको पता है ना, जो एक तितली होती है उसका जीवन चक्र कैसे होता है, जानते हो एक जीवन चक्र? चलिए मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो अपने बच्चों साइंस में पढ़ा होगा, जो एक बटरफ्लाई होती है, पहले तो वो एग देती है ना, उसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो बटरफ्लाई होती है उसमें पहले एग आते हैं उसके, मतलब अंडे देती है, उसके बाद कैटरपिलर बनता है ना। और उसके बाद जो क्या होता है, उसका जो क्रेसल्स, उसकी जो लाइफ जो की स्टेज आती है वो क्रेसल्स आती है, और उसके बाद बनती है बटरफ्लाई, है ना। तो आप ये देखिए, जब वो कैटरपिलर को मार देती है, जब वो आती है, वो डिसीज आती है, कैटरपिलर ऐसा ऐसा होता है ना बच्चों, मैं बताती हूँ, एक बार बना के दिखाती हूँ आपको। कैटरपिलर कुछ इस तरीके का होता है ना, लंबा सा कीड़ा, ऐसे 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 ऐसे, वैसे तो साइंस है आप ही पढ़ा होगा, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कैटरपिलर कुछ इस तरीके का होता है। तो जो वायरल डिसीज आती है वो क्या करती है, कैटरपिलर्स, हजारों कैटरपिलर्स को मार देती है ना। मोनार्क कैटरपिलर यानी कि जब छोटी होती है तितली, उसको मार देती है। ही थॉट दैट द कोज फॉर दिस कुड बी अ बीटल। और वो ये सोचता था कि इसका जो कारण है वो बीटल हो सकता है। सो ही रेज्ड कैटरपिलर विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल। इसलिए उसने जो कैटरपिलर हैं उनको उठाया किसकी प्रेजेंस में, जो बीटल्स होते हैं। बीटल्स भी एक क्या होता है, बीटल, बीटल भी एक इंसेक्ट होता है। हाउ एवर ही वॉज रोंग, जबकि वो रोंग था। भाई जैसा वो सोचता था सब बातें थोड़ी ना होंगी, तो वो गलत था कि बीटल की वजह से होता है। नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वॉज टेस्टिंग द थ्योरी। और अगले साल, है ना, जब वो 8th क्लास है उसके अगले साल यानी कि 9th क्लास में, जो उसका प्रोजेक्ट था साइंस फेयर के लिए, वो एक थ्योरी को टेस्ट करना था, दैट वायसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क। जो वायसरॉय बटरफ्लाई होती हैं बच्चों, एक मोनार्क बटरफ्लाई की प्रजाति है, मतलब एक तरह की तो बटरफ्लाई होती है मोनार्क, और एक होती है वायसरॉय। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कई तरह की आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कैसे जो बटरफ्लाई है कौन कौन सी होती हैं। तो जब उसका प्रोजेक्ट था एक थ्योरी देखना कि जो वॉयसरी बटरफ्लाई होती है वो जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उनकी कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती है। हिज प्रोजेक्ट गोट द फर्स्ट प्राइज। जो ये एब्राइट हैं, रिचर्ड एब्राइट, उनके प्रोजेक्ट को पहला प्राइज़ मिला जूलॉजी में, जूलॉजी डिवीज़न, एंड थर्ड इन कंट्री साइंस फेयर। और जो उनके साइंस में फेयर लगता था, उनके पूरे देश का जो विज्ञान का मेला लगता था, उसमें उसको थर्ड मिला। आप समझिए, जूलॉजी डिवीज़न में, क्योंकि जूलॉजी में था, उसमें तो पहला प्राइज़, और पूरे देश में उसको तीसरा प्राइज़ मिला। अब देखिए आगे क्या होता है। इन द सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल के दूसरे साल में थे, रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट। रिचर्ड एब्राइट जो ये साइंटिस्ट हैं जिनकी बात कर रहे हैं, वो कैसे बने, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च करी, मतलब उन्होंने खोजबीन करी इस डिस्कवरी को पता लगाने के लिए। एक अननोन इंसेक्ट, जिस इंसेक्ट को हम जानते नहीं हैं। इंसेक्ट जानते हो क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन जो ये हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, या फिर आपकी मकड़ी, चींटी, ये सब आपके इंसेक्ट में आते हैं, है ना, ये तो आप जानते ही होंगे, साइंस पढ़ते हैं। इंसेक्ट हार्मोन, ये एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन को पता लगाने के लिए उनका एक इन्होंने खोज की, विच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइव्स ऑफ सेल, जो उसको लेकर गई एक नई थ्योरी, एक नए सिद्धांत की तरफ, कि जो सेल्स की जिंदगी है ना, सेल्स की लाइव्स। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पज ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा।
जो मोनार्क प्यूपा होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं मोनार्क प्यूपा, जो मोनार्क जो मतलब एक टाइप बताई मैंने आपको तितलियों की, इनके ऊपर ना गोल्डन स्पॉट होते हैं, ऐसे ऐसे गोल्डन धब्बे, मतलब जो छोटी तितली होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल्डन स्पॉट होते हैं। तो वो उसको क्या करना चाहता था, वो उसको ये पर्पस था उस प्रोजेक्ट का कि ये पता चले कि ये जो टाइनी मतलब छोटे छोटे गोल्डन धब्बे होते हैं मोनार्क के ऊपर क्यों होते हैं, मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दिस प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर, और पता है पहले तो उसे थर्ड वो मिला था प्राइज़, अब उसे पूरे देश का जो उनका साइंस फेयर होता था उसमें फर्स्ट प्लेस मिला। एक बच्चा, आप समझिए आप जैसा एक बच्चे की क्या मिला, एक फर्स्ट प्लेस एंड अ चांस टू वर्क इन वाटर रीड एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उसे मौका मिला एक वाटर रीड एकेडमी जो वेल एस्टेब्लिश एकेडमी थी रिसर्च की, उसमें काम करने का। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट, एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के रूप में ही कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, उसने जारी रखा अपना एडवांस एक्सपेरिमेंट। एंड फाइनली मतलब जो आविष्कार करता रहता था वो कर रहा था, एंड फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल्स स्ट्रक्चर, और अंततः है ना उसने ये पता लगा लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया क्या, जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, ये पता कर लिया। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटो ऑफ द हार्मोन, एक बार जब वो हार्मोन का एक्सरे फोटो देख रहा था, हो सकता है बच्चों थोड़ा सा है क्योंकि फैक्चुअल आपका चैप्टर है, हो सकता है थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल सा लगे, लेकिन अच्छा है, आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि एक बच्चा जो इतनी छोटी उम्र का था, आप जैसी उम्र का, और उस एज में वो साइंटिस्ट बना, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को छोटा ना समझें। अब देखिए, ही गोट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी दैट सेल्स कैन रीड एंड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उसने ये थ्योरी पता चलाई, ये सिद्धांत पता चलाया कि जो सेल्स होती हैं वो पढ़े जा सकते हैं, और जो उनका उनका रीड द ब्लूप्रिंट, जो सेल्स हैं वो रीड कर सकते हैं ब्लूप्रिंट का, जो इसका डीएनए होते हैं उसका। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी सही साबित हो जाती, सही सिद्ध हो जाती, इट वुड बी अ बिग स्टेप टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये एक बहुत बड़ा कदम होता किसकी तरफ, जो लाइफ का प्रोसेस होता है, जो जीवन का जो प्रोसेस होता है उसकी तरफ एक बड़ा कदम होता। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases, और इससे एक नया आइडिया भी मिलता, नई बात भी पता चलती, किस चीज़ के लिए, कि कई सारी बीमारियों से बचने के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया या दूसरी डिसीज़ेज़, उनसे बचने के लिए एक आइडिया भी मिल सकता था कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इससे हम ठीक हो सकते हैं। आगे देखते हैं। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट आल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग, उसके और भी रुचियाँ थी, और भी चीज़ों में उसको रुचि थी, और जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलना, डिबेट करना, वाद विवाद प्रतियोगिता करना, एंड इज़ आल्सो ए कैनोइस्ट, और वे कैनोइस्ट भी थे, एंड एन आउटडोर पर्सन, और एक वो आउटडोर पर्सन थे, ऐसे नहीं घर में ही रहने वाले दब्बू टाइप के। आल्सो ही वॉज कॉम्पिटिटिव, वो साथ ही साथ वो बड़े प्रतिद्वंदी थे, मतलब जैसे होता है ना कॉम्पिटिटिव कि उससे अच्छा करना है, उससे बेटर करना है, ऐसे, बट इन गुड सेंस, लेकिन अच्छी सेंस में, ये नहीं कि हमें जीतना है तो दूसरे को हराना है, बल्कि ये कि अगर हमें जीतना है तो दूसरे से आगे निकलना है, वो होता है सही कंपटीशन। ये नहीं कि भाई चलो हम दौड़ रहे हैं, टांग में टांग मार दो हम जीत जाएंगे, नहीं, अगर हम दौड़ रहे हैं जितनी उसकी स्पीड है उससे हमें उससे ज़्यादा करनी है, ये होती है एक सही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। एंड ऑलवेज वांट टू डू हिज बेस्ट, और हमेशा अपना अच्छा करना चाहते थे। मोर एवर ही पोजेसेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट, आप ये कहिए कि उनके अंदर सारे के सारे वे गुण थे जो एक अच्छा साइंटिस्ट बनाते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट में क्या गुण होने चाहिए, आप ही सोचिए, साइंटिस्ट खोज करते हैं, नए इन्वेंशन बनाते हैं, नई रिसर्चेज करते हैं, तो उनमें क्या गुण होने चाहिए, एक तो उनमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए,
तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। दूसरा, उनमें डेडिकेशन होनी चाहिए, तो वो भी थी उनके अंदर। तो वो मतलब जो एक एक साइंटिस्ट होना चाहिए जो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, मतलब अब बेस्ट करने की उसको चाह होती है। तो ये सारी क्वालिटी किसके अंदर थी? हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं, रिचर्ड एब्राइट की। तो रिचर्ड एब्राइट जो है साइंटिस्ट इस तरीके से बने। ये है द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट की समरी। बच्चों देखिए अब नीचे इसमें क्या लिखा है। देखो बच्चों कितनी सुंदर लाइन लिखी हुई है नीचे, ज़रा देखिए। विद प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल। अगर हमें प्रिजर्वेंस होती है, सहने की शक्ति होती है, डेडिकेशन होती है यानी कि लगन होती है, एंड हार्ड वर्क और हम कठिन मेहनत करते हैं, तो कोई भी सपना हो हमारा उसे हम अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ हैं, प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, इन तीन चीज़ अगर आपके अंदर हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने से नहीं रोक सकती। बस आप में ज़रूरी है प्रिजर्वेंस हो, डेडिकेशन हो और हार्ड वर्क हो। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर लाइए, तो फिर देखिए आप क्या बन जाते हैं। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया इसका कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी अ लेंथी वर्कशीट क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आंसर, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप्ड इन किंडरगार्टन। कौन सी हॉबीज़ थी, कौन सी उनकी आदतें थी जो उन्होंने किंडरगार्टन में ही शुरू कर दी थी जब वो छोटे बच्चे थे। तो एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन। एब्राइट ने इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था किंडरगार्टन में ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने चट्टानों को इकट्ठा करना, फॉसिल्स को इकट्ठा करना और कॉइन्स को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। ही आल्सो बिकम अ स्टार गेजर एंड ईगर एस्ट्रोनोमर। और वो क्या बन गए? एक स्टार गेजर, हमेशा जो तारों को घूरते रहते हैं, गेज होता है घूरना, और एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गए थे, है ना। तो ये लिख देंगे आप पहले क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकम अ साइंटिस्ट। तो ये भी आपको 20-30 वर्ड्स में देना है। तो रिचर्ड्स एब्राइट मदर हेल्प हिम बाय एनकरेजिंग इन इंटरेस्ट इन लर्निंग। रिचर्ड एब्राइट, आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। अब ये तो हमें समराइज फॉर्म में देते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो इस तरीके से करना है। रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी, हेल्प की उन्होंने उनको एनकरेज करने में, प्रोत्साहित करने में, अपने बच्चे को जो उसका इंटरेस्ट था उसको सीखने में। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसे ट्रिप्स पर लेके गई, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा खरीदा और माउंटिंग मटेरियल खरीदे और दूसरे कई सारे इक्विपमेंट खरीदे। इक्विपमेंट होते हैं जो आपके उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, मेंशन एनी टू एब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। 2 कंट्रीब्यूशन बताने हैं एब्राइट के जो वर्ल्ड ऑफ साइंस में करे। तो एक तो था द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ एब्राइट्स ब्रिलियंट साइंटिफिक करियर वाज हिज वर्क ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। एक तो उन्होंने, उनका प्रोजेक्ट था कौन सा? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, है ना, कि जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर काम किया। और उन्होंने प्रूव किया कि सेल कैन रीड बाय द ब्लूप्रिंट एंड इट्स डीएनए। जो सेल है उनको इसके ब्लूप्रिंट और इसके डीएनए से पढ़ा जा सकता है। एंड डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी एंड द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए इससे इस प्रकार जो डीएनए होता है हमारी हेरिडिटी को, जो हमारी जो जीन्स हमें मिलती हैं, जो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है बच्चों। था तो 20-30 वर्ड्स में, लेकिन हमें 2 मेंशन करने हैं, वो भी ऐसे जो हमें समझ आए। तो आपको ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वर द फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग अ ब्राइट साइंटिस्ट। तो कौन सा योगदान था जो करता है एक अच्छा
साइंटिस्ट बनाता है ना, क्या फैक्टर होते हैं। द ऑथर मेंशन 3 क्वालिटीज दैट गो टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फर्स्ट, रेट माइंड, एक तो माइंड को रेट करिए, क्यूरियोसिटी रखिए, और एक जीतने की इच्छा होनी चाहिए सही रीजन की वजह से। ये जो हमारे रिचर्ड एब्राइट के लिए ऑथर ने अपने चैप्टर में ये चीज़ें दिखाई हैं। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो थ्योरी सही हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप, ये एक बड़ा कदम होगा। व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट, थ्योरी किस चीज़ के बारे में थी, वो सिद्धांत आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो थ्योरी सही हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ, अगर ये थ्योरी सही हो जाती है तो ये एक बड़ा कदम होगा किस चीज़ में, जो लाइफ के जो प्रोसेस है उसको समझने में। द थ्योरी इज़ अबाउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए, और जो थ्योरी थी, वो जो सिद्धांत था किस बारे में था, कि जो सेल्स होती हैं वो कैसे इसका डीएनए पढ़ती हैं। द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड एब्राइट, ये जो थ्योरी को जो प्रस्तावित करा गया रिचर्ड एब्राइट ने और उनके दोस्त जेम्स आर वोंग, इन दोनों ने इस थ्योरी को प्रस्तावित किया था। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही कुड नॉट विन अ प्राइज एट द साइंस फेयर, जब उसके साइंस फेयर में कोई प्राइज़ नहीं मिला तो उसको क्या सीख मिली। व्हेन रिचर्ड एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर, ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राई टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट, उसने ये रियलाइज करा जो विनर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सही एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब दूसरों का नहीं करते, वो अपना कुछ अलग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ही ऑन द अदर हैंड हैड सिंपली मेड अ नीट डिस्प्ले, उसने केवल एक साफ सुथरा अच्छा सा डिस्प्ले बनाया था। ही हैड सोन स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखाए थे, फ्रॉग के टिश्यूज़ दिखाए थे, है ना, फ्रॉग में टिश्यूज़ माइक्रोस्कोप से दिखा दिए। तो उसे ये पता चला कुछ अपना करना पड़ेगा, जब यहाँ लोग मुझे मार्क करेंगे तभी मुझे कुछ प्राइज़ मिलेगा, तभी मैं आगे जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डिड एब्राइट अंडरटेक, कौन से एक्सपेरिमेंट कौन से प्रोजेक्ट एब्राइट ने करे। द सब्जेक्ट फॉर एब्राइट एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट था जो एब्राइट के एक्सपेरिमेंट का प्रोजेक्ट का वो नेचुरली बटरफ्लाइज था, है ना, बटरफ्लाइज पे ही, तितलियों पे ही वो काम करता था बचपन से ही गोट मैनी आइडियाज़, ये मनी नहीं है बच्चों, MANY, ठीक है, मैनी आइडियाज़, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। देखो बच्चों बोल के लिखते हैं ना तो एडिटिंग करते हैं छूट जाता है फिर भी कुछ दिमाग से। चलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ही गोट मैनी आइडियाज़, उसके बहुत आइडियाज़ मिले, सजेशन मिले उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, जो डॉक्टर फेडरिक से उनके जो आविष्कार थे उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ वायरल डिसीजेज, उसने ये पता लगाने की कोशिश की जो वायरल डिसीज़ का क्या कारण होता है। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर, और कुछ महीनों में सभी ज़्यादातर मोनार को ये वायरल डिसीज जो होती थी, जो बीमारी होती थी, सबको मार देती थी। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, जो हॉबीज़ होती हैं, जो आदतें होती हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किसी की लाइफ में। एलेब्रोट विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, आपको ये सजाना है, ये रेफरेंस देके मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का रेफरेंस दीजिए और इसे बताइए। वन मस्ट नर्चर द हॉबीज़ इन ऑर्डर टू डेवलप देम फुल्ली, कोई भी अपनी हॉबीज़ को नर्चर कर सकता है, पोषित कर सकता है, अपने 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 आप को विकसित करके, है ना, इसको उनको जो हॉबी है उनको बढ़ाकर। इन द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एब्राइट मेक्स द कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज अ हॉबी, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें हमने देखा जो एब्राइट है उसने अपनी हॉबी बना ली थी कि वो इकट्ठा करता था, क्या, जो बटरफ्लाइज को इकट्ठा करता था। ही डेवलप्स हिज हॉबी बाय केयरफुली स्टडिंग, और उसने बड़ी सावधानी से उसे अपने पढ़ने में अपना लिया। द डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाई दैट ही सी, जो भी देखता था वो अलग अलग तरह की जो प्रजाति बटरफ्लाई की उन्हें। दिस हॉबी फर्दर बिकम्स द पाथ ऑफ हिज एम्बिशन एंड करियर, और यही आदत उसकी बाद में उसकी जो
आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी और करियर था, उसका रास्ता बन गई। तो ऐसे ही तो होता है। अब सचिन तेंदुलकर को आप देखते हो कि टॉप मोस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है ना, जब विराट कोहली को, तो इन्होंने कैसे कैसे ये इतने बड़े बन गए बताओ। इनके बड़े बनने का ये कारण है, इनको पहले शौक रहा होगा, और जो हमारा शौक होता है, जो हमारी आदत है, अगर हम उसी को पोषित करते हैं, उसी को बड़ा बना लेते हैं, उसी में करियर बना लेते हैं, तो हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग बिसाइड क्यूरियसली अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल साइंटिस्ट। कि एक क्यूरियसिटी के अलावा, एक जिज्ञासा के अलावा, जो इच्छा होती है हमारी कुछ जानने की या करने की, उसके अलावा कौन सी वो वैल्यूज होती हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं, जो हमें ज़रूरी होती हैं। तो उसको क्या है, फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड एब्राइट वॉज कॉम्पिटिटिव। बहुत ही कम एज से जो रिचर्ड एब्राइट थे वो प्रतिस्पर्धात्मक थे, है ना, वो कंपटीशन रखते थे, हेल्दी कंपटीशन, लेकिन गलत नहीं वे में नहीं। एंड पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट इन क्यूरियोसिटी फॉर द राइट रीजन टू विन। और उसमें अपनी पूरी एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे उसको सही रीज़न के लिए, जीतने के लिए। क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोटिवेशन टू फाइंड रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा जानने के लिए, और एक मोटिवेशन कुछ रीज़न के लिए, सभी में होता है। एक फिनोमेना होता है, एक ज़रूरी चीज़ होती है एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए, है ना। एक सक्सेसफुल अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये चीज़ें हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है चीज़ों को, ठीक है। द अर्ज टू नो मोर डेवलप्स द साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन अ पर्सन। और यही चीज़ एक जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड बनाता है एक इंसान में। एट अ वेरी यंग एज एब्राइट बिकेम कॉम्पिटिटिव। बहुत ही कम एज में जो एब्राइट थे वो क्या बन गए, कॉम्पिटिटिव, पार्टिसिपेट करने लगे बहुत से कंट्री फेयर्स में। ही नेवर लॉस्ट होप, उन्होंने उम्मीद कभी नहीं खोई। एंड कैप्ट ऑन ट्राइंग टू डू बेटर, और हमेशा अच्छा करने का सोचा। इन एडिशन टू क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी के साथ ही मोटिवेशन, एब्राइट डिस्प्लेड द क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड डिटर्मिनेशन। एब्राइट ने क्या दिखाया अपने करेक्टर में, उनके पास हार्ड वर्क भी करते थे, मेहनत भी करते थे, सिंसियरिटी यानी कि लगन के साथ करते थे, दृढ़ निश्चय थे, डिटर्मिनेशन उनके अंदर निश्चय था, एंड पेशेंस, और उन्होंने कभी अपना पेशेंस भी नहीं खोया, धैर्य भी था कि नहीं हुआ तो छोड़ दो, ऐसा नहीं कि भाई करो करो करो, नहीं हो रहा तो जाने दो, तो उन्होंने धैर्य भी रखा। ही आल्सो एक्सेप्टेड फेल्योर, और जब उन्हें असफलता मिली उसको भी उन्होंने स्वीकार करा। एंड सक्सेस, और जो सफलता मिले उसको भी स्वीकार करा। इन द राइट स्पिरिट दस ही बिकम द सक्सेसफुल साइंटिस्ट, और इस तरीके से वो क्या बन गया, एक सफल साइंटिस्ट बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वर्कशीट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड एब्राइट ना, ये रिचर्ड एब्राइट, जो आपका रिचर्ड लिख लो, रिचर्ड एब्राइट डिस्प्लेड अ वेल एस्टेब्लिश पर्सनैलिटी। उन्होंने दिखाया उनकी अच्छी एस्टेब्लिश पर्सनैलिटी थी। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं। एलुसिडेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। अब इसको आपको मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट अपने लेसन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो रिचर्ड जीनियस वॉज ओबियस बाई द टाइम ही वॉज हिज सेकेंड ग्रेड। वो उसका जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, जब से ही उसकी जीनियस हमने देखी। ही मैनेज टू कलेक्ट ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। उन्होंने 25 तरह की जो बटरफ्लाइज होती हैं सारी उनके प्रजातियों की इकट्ठा करा अराउंड हिज होम टाउन, जो भी उसके घर के आसपास मिलती थी। एंड क्लासीफाइड देम, और उनको सबको क्लासीफाई किया, ये वो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे गाड़ियों का पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी गाड़ी, वो कौन सी गाड़ी। तो इसी तरीके से उसने जो उसकी हॉबी थी उसको करा। ही आल्सो लव टू कलेक्ट कोइन भी, फॉसल्स भी और रॉक्स भी इकट्ठा करते थे। साइंस वॉज नॉट ओनली हिज पैसन, साइंस ही उनका पैसन नहीं था। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्कूल्स ओरेटरी क्लब। जो स्कूल ओरेटरी होता है वक्ता होना, अच्छा बोलना, उसके भी मेंबर थे। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के में भी उनकी भागीदारी थी। वॉज एन इफेक्टिव डिबेटर, और वाद विवाद भी बड़ी अच्छे से कर लेते थे। पब्लिक स्पीकर भी थे। ही लव्ड फोटोग्राफी एज वेल, उनको फ़ोटो खींचने का भी बहुत शौक था। ही वॉज एंथियोस्टिक एंड ऑनेस्ट, और वो हर चीज़ को लेके बहुत ही
मतलब पैशनेट रहते थे और ईमानदार भी थे, एंड एन आउटडोर पर्सन। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हमने दी हैं कि उनके अंदर क्या था। वेल जो उनकी पर्सनैलिटी के कौन कौन से ट्रेट थे, क्योंकि हमसे उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा है। लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम, उनके लिए सीखना आसान था। सो ही फाउंड इट सिंपल टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू मैनी अदर इंटरेस्ट, इसलिए उन्होंने अपना टाइम दिया, अपनी ऊर्जा दी अपने इंटरेस्ट के लिए। ही बिकेम अ चैम्पियन इन वॉट एवर ही डिड, वो चैम्पियन बने जो भी उन्होंने करा। ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन टू विन, वो विश्वास करते थे कि अगर तुम्हें जीतना है तो आपके लिए आपके अंदर प्रतिद्वंद्वियात्मक स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें जीतना है, ये होना चाहिए, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, इस चाह में रहना चाहिए। बट ही डिड नॉट विश टू डिफीट अदर्स जस्ट टू विन, लेकिन वो किसी को हराना नहीं चाहते थे केवल जीतने के लिए कि उसको हराना है। वो खुद जीतना चाहते थे लेकिन दूसरों को हराना नहीं। इसमें बच्चों अंतर होता है, खुद जीतना यानी कि हम खुद जीतना चाहते हैं, दूसरों को हराना नहीं, ये अलग बात है। लेकिन आजकल क्या होता है, हमें दूसरों को हराना है, हम जीते या ना जीते, जो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है। ही वॉन्टेड टू विन टू डू हिज बेस्ट, वो चाहता था अपना अच्छा करना। दस ही डिस्प्लेड अ वेल राउंड पर्सनैलिटी, और इसी वजह से उन्होंने अपनी अच्छी चारों तरफ की जो उनकी व्यक्तित्व था वो अच्छा व्यक्तित्व हमें देखने को मिला। तो ये हो गई आपकी 23 जनवरी की वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से आपके होमवर्क में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and please do like the video and don't forget to share with your friends and yes my dear students, अपने कमेंट सेक्शन में ये लिखकर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।